सोचिए, क्या हो अगर आप समंदर जितने बड़े डेटा पर ठीक वैसे ही सर्च कर पाएं जैसे आप अपने फोन पर कुछ ढूंढते हैं, एकदम फास्ट। आज हम एक ऐसी ही टेक्नोलॉजी की बात करेंगे जो पेटाबाइट्स जितने विशाल डेटा सेट को भी सेकंडों में खंगाल सकती है, स्पार्क एसक्यूएल। हमारे पास जो स्रोत है वो कुछ तकनीकी ट्यूटोरियल, कुछ लेख और वीडियो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं। और हमारा मिशन है इन सब में से सबसे ज़रूरी बातें निकालकर ये समझना कि स्पार्क एसक्यूएल आखिर है क्या, ये इतना ताकतवर क्यों है और पर्दे के पीछे इसका असली जादू कैसे काम करता है। तो चलिए इस समंदर में गोता लगाते हैं। शुरुआत करते हैं उस दुनिया से जहां स्पार्क एसक्यूएल नहीं था। मान लीजिए एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है और उसमें करोड़ों किताबें हैं। ये हमारा बिग डेटा है। पहले इस लाइब्रेरी को संभालने के लिए एक लाइब्रेरियन था जिसका नाम था अपाचे हाइव। वो बहुत मेहनती था, सब कुछ व्यवस्थित रखता था, लेकिन बहुत धीमा था। हाँ, आपने जो लाइब्रेरी वाला उदाहरण दिया वो एकदम सही है। असल में स्पार्क एसक्यूएल की ज़रूरत ही इसलिए पड़ी क्योंकि वो पुराना लाइब्रेरियन यानी हाइव बहुत सुस्त हो गया था। हाइव को हर छोटी बड़ी जानकारी के लिए भागकर बेसमेंट जाना पड़ता था, वहाँ एक रजिस्टर में लिखना पड़ता था, फिर वापस ऊपर आना पड़ता था। तकनीकी भाषा में इसे मैप रिड्यूस कहते हैं, जो हर काम के बाद हार्ड डिस्क पर डेटा लिखता और पढ़ता था। नतीजा बहुत ज्यादा समय लगता था। लेकिन अगर हाइव इतना धीमा और कह सकते हैं पुराना था, तो कंपनियां उसे इस्तेमाल ही क्यों कर रही थी? वो किसी समस्या को तो हल कर ही रहा होगा। बिल्कुल, हाइव ने एक बहुत बड़ी समस्या हल की थी। उसने डेटा एनालिस्ट्स को एसक्यूएल, जो कि एक बहुत ही जानी पहचानी भाषा है, उसका इस्तेमाल करके विशाल डेटा पर क्वेरी चलाने की ताकत दी थी। इससे पहले आपको जटिल जावा कोड लिखना पड़ता था। तो हाइव ने काम आसान तो कर दिया, लेकिन जैसे जैसे डेटा बढ़ता गया उसकी रफ्तार एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन गई। स्रोतों के मुताबिक एक क्वेरी जो हाइव में 10 मिनट लेती थी। 10 मिनट? हाँ, वही स्पार्क एसक्यूएल में 1 मिनट से भी कम में हो सकती है। 10 मिनट से 1 मिनट? ये सिर्फ रफ्तार का फर्क नहीं है, ये तो काम करने का तरीका ही बदल देता है। 10 मिनट का मतलब है आप क्वेरी चलाकर कॉफी पीने चले गए। 1 मिनट का मतलब है आप डेटा से बातचीत कर रहे हैं, सवाल जवाब कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही वो बदलाव था जिसकी इंडस्ट्री को जरूरत थी। और हाइव की कुछ और भी सीमाएं थीं। आप उसमें डेटा को आसानी से बदल नहीं सकते थे, कोई अपडेट या डिलीट नहीं। अच्छा। वो सिर्फ पुराने ऐतिहासिक डेटा का विश्लेषण करने के लिए बना था, जिसे हम बैच प्रोसेसिंग कहते हैं। मतलब रियल टाइम डेटा के लिए नहीं? बिल्कुल बेकार था। और अगर कोई क्वेरी बीच में फेल हो गई तो आपको सब कुछ शुरू से करना पड़ता था। कोई भरोसेमंद व्यवस्था नहीं थी। तो स्पार्क एसक्यूएल एक नए सुपरफास्ट लाइब्रेरियन की तरह आया, पर इसने ऐसा क्या अलग किया जो ये मैप रिड्यूस से 100 गुना तक तेज हो गया? इसके पीछे 2 मुख्य आइडिया हैं। पहला और सबसे बड़ा है इन मेमोरी कंप्यूटिंग। स्पार्क एसक्यूएल ने कहा, मैं बार बार बेसमेंट मतलब हार्ड डिस्क क्यों जाऊं? मैं सारी जरूरी किताबें और रजिस्टर अपने डेस्क पर ही रखूंगा। डेस्क यानी कंप्यूटर की रैम? हाँ, कंप्यूटर की रैम। और रैम में काम करना डिस्क की तुलना में हजारों गुना तेज होता है। और दूसरा आइडिया? दूसरा आइडिया है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग। मतलब एक बड़ा काम अकेले करने के बजाय उसने उस काम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा और अपने 100 असिस्टेंट लाइब्रेरियंस को एक साथ काम पर लगा दिया। हर असिस्टेंट अपने हिस्से का काम करता है और नतीजा फौरन मिल जाता है। ठीक है, तो सब कुछ रैम में करने से ये तेज हो गया, लेकिन इसका एक मतलब ये भी है कि आपको बहुत ज्यादा और महंगी रैम की जरूरत होगी। क्या ये छोटे संगठनों के लिए एक बड़ी लागत नहीं है? क्या इसका कोई डाउनसाइड भी है? यह एक बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, शुरुआत में एक चिंता का विषय था, लेकिन स्पार्क बहुत स्मार्ट है। वो हर चीज़ को हमेशा रैम में नहीं रखता। वो ये तय करता है कि किस डेटा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और उसे ही रैम में रखता है। बाकी को वो डिस्क पर मैनेज करता है। तो ये स्पीड और लागत के बीच एक समझदार संतुलन बनाता है। और समय के साथ हार्डवेयर सस्ता भी हुआ है, जिससे ये तकनीक ज़्यादा लोगों की पहुंच में आ गई है। ठीक है, तो ये तेज है और डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, अगर ये इतना बेहतर था तो कंपनियों ने इसे तुरंत क्यों अपना लिया? पुरानी टेक्नोलॉजी को छोड़ना तो बहुत मुश्किल और महंगा होता है। क्या कोई ऐसा रास्ता था जिससे ये बदलाव आसान हो गया? हाँ, और ये सिर्फ एक तकनीकी सुविधा नहीं थी, ये एक शानदार रणनीति थी। स्पार्क के निर्माताओं ने समझा कि हजारों कंपनियां थी जिन्होंने हाइव पर लाखों डॉलर और हजारों घंटे लगा रखे थे। उनके पास पहले से ही हजारों लाइन का हाइव कोड था। सही बात है। स्पार्क ने उनसे ये नहीं कहा कि सब कुछ फेंक दो
और नए सिरे से शुरू करो। उसने कहा, आप अपना सारा पुराना काम रखें, अपनी पुरानी एसक्यूएल क्वेरीज को बिना एक अक्षर बदले बस हमारे इंजन पर चलाएं और 10 गुना स्पीड पाएं। मतलब कोई रीट्रेनिंग नहीं, कोई नया कोड नहीं, बस इंजन बदल दो। बिल्कुल। स्पार्क एसक्यूएल हाइव के उसी मेटा स्टोर का इस्तेमाल करता है। अच्छा। जो लाइब्रेरी के कार्ड कैटलॉग की तरह है, जहां लिखा होता है कि कौन सी किताब यानी टेबल कहां रखी है। अच्छा। इसलिए डेटा को भी कहीं हिलाने की जरूरत नहीं थी। इस एक कदम ने स्पार्क को अपनाने की राह की सबसे बड़ी रुकावट हटा दी। वाह, ये तो एक शानदार ट्रोजन हॉर्स रणनीति थी, कह सकते हैं। ठीक है, अब जरा और गहराई में जाते हैं। जब हम स्पार्क में डेटा पर काम करते हैं तो वो दिखता कैसा है? क्या वो किसी एक्सेल शीट जैसा होता है? हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। इसका मुख्य बिल्डिंग ब्लॉक है डेटा फ्रेम। ये डेटा का एक डिस्ट्रीब्यूटेड कलेक्शन है जो कॉलम में व्यवस्थित होता है, ठीक एक डेटाबेस टेबल की तरह, नाम, उम्र, शहर जैसे कॉलम के साथ। ये उन लोगों के लिए बहुत आसान है जिन्हें एसक्यूएल की आदत है। लेकिन ये सिर्फ एक टेबल नहीं है, ये एक लेजी टेबल है। लेजी, इसका क्या मतलब है? लेजी इवैल्यूएशन का मतलब है कि जब आप कोई कमांड देती हैं, जैसे डेटा को फिल्टर करो या सॉर्ट करो, तो स्पार्क तुरंत काम शुरू नहीं करता। वो आपके सारे निर्देशों को सुनता है, उन्हें एक प्लान के तौर पर लिखता जाता है और तब तक इंतजार करता है जब तक आप सच में परिणाम देखने के लिए नहीं कहती। जैसे शो कमांड से? बिल्कुल। इससे उसे पूरा प्लान एक साथ देखने और उसे ऑप्टिमाइज करने का मौका मिल जाता है। वाह, तो ये सिर्फ तेज ही नहीं बल्कि काम शुरू करने से पहले सोचता भी है। इसे और स्मार्ट क्या बनाता है? मैंने इसके ऑप्टिमाइजेशन इंजन के बारे में पढ़ा है। हाँ, यहीं पर इसका असली दिमाग काम करता है, कैटलिस्ट ऑप्टिमाइजर। आप इसे एक ग्रैंड मास्टर शतरंज के खिलाड़ी की तरह समझ सकते हैं। जब आप उसे एक एसक्यूएल क्वेरी देते हैं तो वो उसे जीतने के 100 अलग-अलग रास्ते सोचता है। अच्छा। फिर वो हर रास्ते का विश्लेषण करता है और वो रास्ता चुनता है जिसमें सबसे कम चालें लगें और जो सबसे कुशल हो। यह आपकी क्वेरी को पहले एक लॉजिकल प्लान में बदलता है, फिर उस प्लान को और बेहतर बनाने के लिए कई नियम लागू करता है और अंत में उसे चलाने के लिए सबसे अच्छा फिजिकल प्लान तैयार करता है। तो कैटलिस्ट ऑप्टिमाइजर एक शानदार आर्किटेक्ट की तरह है जो सबसे अच्छा ब्लूप्रिंट बनाता है। लेकिन एक बेहतरीन ब्लूप्रिंट को हकीकत में बदलने के लिए आपको सबसे कुशल कारीगरों और औजारों की भी जरूरत होती है। क्या टंगस्टन इंजन वही भूमिका निभाता है? क्या बेहतरीन तरीके से जोड़ा है आपने। बिल्कुल। टंगस्टन एग्जीक्यूशन इंजन वही सुपर कुशल कारीगर है। हाँ। इसका काम है सीपीयू और मेमोरी का बेहतरीन इस्तेमाल करना। इसे ऐसे समझिए, जावा की सामान्य मेमोरी एक पब्लिक वर्कशॉप की तरह है जहां काम करने के बाद आपको एक क्लीनअप क्रू का इंतजार करना पड़ता है, जिसे गार्बेज कलेक्टर कहते हैं। हाँ, और इस दौरान सारा काम रुक जाता है। टंगस्टन ने कहा, हम ये वर्कशॉप इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। उसने स्पार्क के लिए एक प्राइवेट सुपर ऑर्गेनाइज्ड गैराज बना लिया जहां हर टूल अपनी जगह पे रखा जाता है और इस्तेमाल के तुरंत बाद वापस रख दिया जाता है। कोई क्लीनअप क्रू नहीं, कोई इंतजार नहीं, बस लगातार काम। इसे ऑफ हीप मेमोरी मैनेजमेंट कहते हैं। ये एनालॉजी तो कमाल की है। एक और शब्द जो स्रोतों में बार बार आया वो है प्रेडिकेट पुश डाउन। ये सुनने में बहुत जटिल लगता है। और इसका आइडिया बहुत सरल है। मान लीजिए आपका डेटा एक बहुत बड़े गोदाम में रखा है और आपको सिर्फ लाल रंग के डिब्बे चाहिए जो 50 किलो से भारी हों। प्रेडिकेट पुश डाउन का मतलब है कि आप गोदाम के कर्मचारी को फोन करके बस यही कहेंगे, मुझे सिर्फ वो लाल डिब्बे लाकर दो जो 50 किलो से ज्यादा के हैं। सही बात है। इसका उल्टा तरीका यह होगा कि आप कर्मचारी से कहें कि वो गोदाम के सारे डिब्बे आपके ऑफिस ले आएं और फिर आप खुद उनमें से अपने काम के डिब्बे छांटें। जाहिर है पहला तरीका कहीं ज्यादा कुशल है। स्पार्क यही करता है। वो फिल्टर की शर्तों को सीधे डेटा सोर्स तक भेज देता है ताकि सिर्फ जरूरी डेटा ही मेमोरी में लोड हो। इससे नेटवर्क और प्रोसेसिंग पर लोड बहुत कम हो जाता है। चलिए इन सब कॉन्सेप्ट्स को एक असली उदाहरण से जोड़ते हैं। मान लीजिए हमारे पास ग्राहकों का डेटा एक CSV फाइल में है और हमें उन ग्राहकों को ढूंढना है जिनकी उम्र 30 से ज्यादा है। इससे करने का पूरा प्रोसेस कैसा दिखेगा? ट्यूटोरियल के आधार पर यह बहुत सीधा है। सबसे पहले आप एक स्पार्क सेशन शुरू करते हैं। यह स्पार्क की दुनिया का एंट्री गेट है। फिर आप spark.read.csv जैसी एक सरल कमांड से अपनी फाइल लोड करते हैं। अच्छा। स्पार्क इतना स्मार्ट है कि वो खुद ही कॉलम के नाम और डेटा टाइप का अंदाजा लगा लेता है। ये डेटा अब एक डेटा फ्रेम में बदल गया है। ठीक है, डेटा लोड हो गया। अब जादू कहाँ है? अब आपके पास दो रास्ते हैं। आप या तो डेटा फ्रेम पर सीधे फंक्शन चला सकती हैं, जैसे df.filter age 30,
या अगर आप शुद्ध एसक्यूएल की दुनिया में रहना चाहती हैं, जो कि ज़्यादातर लोगों को पसंद है, तो आप बस एक कमांड चलाती हैं, df.create और replace temp view। अच्छा, क्रिएट और रिप्लेस टेम्प व्यू। हाँ, ये आपके डेटा फ्रेम को एक अस्थायी एसक्यूएल टेबल बना देता है जिसका नाम है कस्टमर्स। और एक बार ये व्यू बन गया तो बस अपनी जानी पहचानी एसक्यूएल क्वेरी लिखो। बस अब आप सीधे लिख सकती हैं spark.sql select name city from customers where age 30 और .show लिखते ही नतीजा आपकी स्क्रीन पर। और पर्दे के पीछे ये जेसॉन, पार्के और यहाँ तक कि सीधे MySQL या कैसेंड्रा जैसे डेटाबेस से भी जुड़ सकता है। ये सब सुनने में वाकई बहुत शक्तिशाली लगता है। असल दुनिया में कंपनियां इसका इस्तेमाल कहाँ कर रही हैं? क्या कुछ दिलचस्प उदाहरण है? स्रोतों में कई बेहतरीन उदाहरण हैं। एक बड़ा इस्तेमाल है ETL में। ETL मतलब एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड। हाँ, यानी अलग-अलग स्रोतों से गंदे और बिखरे हुए डेटा को निकालकर उसे साफ सुथरा और इस्तेमाल के लायक बनाकर डेटा वेयरहाउस में लोड करना। स्पार्क SQL इस काम के लिए इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन चुका है। और रियल टाइम विश्लेषण के बारे में क्या? हाँ, स्पार्क स्ट्रीमिंग के साथ मिलकर ये कमाल करता है। सोचिए, एक नई कार लॉन्च हुई है। कंपनी ट्विटर पर हर सेकंड आ रहे हजारों ट्वीट्स का विश्लेषण कर सकती है, ये देखने के लिए कि लोगों का रिएक्शन पॉजिटिव है, नेगेटिव है। या बिल्कुल। अगर कोई समस्या आती है तो वे उसे घंटों में नहीं बल्कि मिनटों में पकड़ सकते हैं। इसी तरह बैंक धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए रियल टाइम में लेन देन के पैटर्न का विश्लेषण करते हैं। स्रोतों में शेयर बाजार का भी एक उदाहरण था जो मुझे काफी दिलचस्प लगा। हाँ, वो एक क्लासिक उदाहरण है। सोचिए, आपके पास पिछले 20 सालों का हजारों कंपनियों का स्टॉक डेटा है। आप स्पार्क SQL का उपयोग करके कुछ ही सेकंड में ऐसी क्वेरी चला सकते हैं, मुझे उन सभी टेक्नोलॉजी कंपनियों का औसत क्लोजिंग प्राइस दिखाओ जिन्होंने पिछले 5 सालों में लगातार 15% से ज्यादा की ग्रोथ दी है। वाह! या इससे भी जटिल, क्या एप्पल और गूगल के स्टॉक की कीमतों में कोई सांख्यिकीय संबंध मतलब कॉरिलेशन है? इस तरह के सवालों के जवाब पाना जो पहले हफ्तों का काम था, अब मिनटों में संभव है। तो कुल मिलाकर स्पार्क SQL सिर्फ एक तेज हाइव नहीं है, ये डेटा के साथ काम करने का एक नया नजरिया है। इसने SQL की सरलता और पहुंच को स्पार्क की अविश्वसनीय गति और पैमाने के साथ जोड़ दिया, और हाइव के साथ कंपैटिबिलिटी की शानदार रणनीति ने इसे इंडस्ट्री में रातों रात अपनाए जाने में मदद की। बिल्कुल। बस एक अंतिम बात जो ध्यान में रखनी चाहिए, ये शक्तिशाली है लेकिन जादुई नहीं है। बेहतरीन प्रदर्शन के लिए डेटा स्क्यू, जब डेटा क्लस्टर में असमान रूप से बट जाता है, हाँ, और सही रिसोर्स मैनेजमेंट जैसी चुनौतियों पर ध्यान देना पड़ता है। सही कॉन्फ़िगरेशन के साथ ही आप इसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। हमने देखा कि स्पार्क SQL डेटा को प्रोसेस करने के लिए डेटा फ्रेम और SQL का इस्तेमाल करता है, लेकिन स्पार्क के पास मशीन लर्निंग यानी ML लिब और ग्राफ प्रोसेसिंग यानी ग्राफिक्स जैसी क्षमताएं भी हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि जब आप एक ही सिस्टम में SQL क्वेरी, रियल टाइम स्ट्रीमिंग और एडवांस मशीन लर्निंग मॉडल को एक साथ मिला सकते हैं, तो किस तरह के नए और अनसोचे सवाल हैं जिनका जवाब हम अपने डेटा से पूछ सकते हैं।